हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो आज से हम देखेंगे जो उसकी शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें लगभग आप लोगों का 40 नंबर का ये रहने वाला है, जिसमें से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे जो बड़ा पार्ट है यही वाला है, शिक्षण अभिरुचि का। तो जिसमें हमारा जो सिलेबस है, जिसमें पहला टॉपिक रखा गया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हम विभिन्न आयोग देखते हैं, जैसे राधा कृष्णन आयोग हो गया, मुदालियर आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के आयोगों को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो भारतीय शिक्षा का विकास रहा है, उसका विकास क्रम रहा है, उसको हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो टॉपिक है, जब जैसे ही हमारे जो राधा कृष्णन आयोग हो गया, मुदारियल आयोग होंगे, तो इससे पहले जितने आयोग आए हैं, यानी कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो आयोग आए थे उनको भी हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है पेपर का पैटर्न जो वर्तमान के हिसाब से देखें तो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आयोग से संबंधित ये कहीं से भी पूछ ले, तो उसके लिए हम पहले इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि भारतीय जो शिक्षा है इसका जो विकास क्रम रहा है वो किस प्रकार से रहा है। इनकी अगर हम देखें, प्राचीन काल में जो इसकी शिक्षा व्यवस्था है उस किस प्रकार की रही है, मध्यकाल में किस प्रकार की रही है, और आधुनिक काल में इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार से रही है। तो अगर हम बात करें प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस आधार पर थी, तो प्राचीन भारत में आप उनको शिक्षा जो थी वो आश्रमों में दी जाती थी। फिर उसके बाद जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो यहाँ पर बौद्ध मठ बनाए गए, बौद्ध मठों में दिया गया। फिर उसके बाद जो जैन धर्म आया, जैन धर्म के समय में भी जैन मठ बनाए गए। तो मठों के आश्रम के आधार पर प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी वो दी जाती थी। जो विद्यार्थी थे उनको ग्रहण की जाती थी, वो आश्रमों में रहते थे, वहीं पर उनको क्या थे, शिक्षा दीक्षा वगैरह दी जाती थी। उसके बाद मध्य भारत, मध्यकाल आता है। मध्यकाल में जो है भारतवर्ष में आप लोगों को देखने को मिलता है अधिकतर जो शासन रहा है मध्यकाल में वो मुस्लिम शासकों का रहा है। तो मध्यकाल में जो शिक्षा पद्धति थी वो मदरसों पर दी जाती थी, यानी कि मदरसा वहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलते थे। उसके बाद अगर बात करें आधुनिक भारत की शिक्षा, तो आधुनिक भारत में आप लोगों को आश्रम के आधार पर भी आप लोगों को शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। विद्यापीठ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप लोगों को मदरसे भी देखने को मिलते हैं, कॉलेज देखने को मिलते हैं, विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार से आप लोगों को मध्यकाल में, आधुनिक काल में जो है शिक्षा देखने को मिलती है। और मध्यकाल में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मदरसों के आधार पर ही यहाँ पे मध्यकाल में शिक्षा दी जाती थी। तो अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा थी, शिक्षा का जो प्रारंभिक विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो भारत में जो शिक्षा का प्रारंभिक विकास है वो कैसे कैसे हुआ है। तो अगर इसमें हम बात करें तो प्रारंभिक विकास अगर देखें तो प्रारंभिक विकास, शिक्षा का जो प्रारंभिक विकास आया है, सबसे पहले अगर बात करें व्यक्तिगत स्तर पर जो है 1781 में कलकत्ता में मदरसा जो है उसकी स्थापना होती है। और ये जो स्थापना करता रहते हैं ये रहते हैं वारेन हेस्टिंग, यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता में मदरसे की स्थापना होती है। ये व्यक्तिगत तौर से अगर देखें हम, जो प्रारंभिक विकास है भारत में आधुनिक समय में 1700 आता है कभी कभी कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1781 में। और कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और किसके शासनकाल में, किसके द्वारा की गई थी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में इसके द्वारा ही की गई थी। अगर बात करें इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था जो कलकत्ता मदरसा का, इसका उद्देश्य था भारतीयों में जो मुस्लिम कानून थी इसकी शिक्षा देना था, यानी कि भारतीयों को मुस्लिम कानून की शिक्षा देना था इसका उद्देश्य, किसका, कलकत्ता मदरसे का उद्देश्य। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो 1784 का समय आता है, 1784 में आप लोगों को फिर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो ये कब देखने को मिलती है, 1784 में। और उसके बाद जो इसके स्थापना करता रहते हैं वो विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसकी स्थापना होती है, स्थापना करता रहते हैं विलियम जोन्स। अगर बात करें इसमें उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य रहा है वह प्राचीन भारतीय जो इतिहास है इसका जो ज्ञान है यहाँ के लोगों को देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इनके प्राचीन भारत के इतिहास का जो अध्ययन करके उसका जो ज्ञान था, यह ज्ञान यहाँ के लोगों को देना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य रहा है। और इसकी अगर स्थापना की अगर बात करें, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद व्यक्तिगत तौर से जो तीसरी स्थापना होती है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की जाती है। और इसकी स्थापना जो होती है 1791 में इसकी स्थापना होती है। और इसके स्थापनाकर्ता की अगर हम बात करें तो जोनाथन डंकन इसकी स्थापना करता रहते हैं। ठीक हो गया।
प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, या मिलान वाले आते हैं कि किस किस जो कॉलेज बने थे उन कॉलेजों में किसकी जो वॉइस रॉय थे या किसके द्वारा यहाँ पर उसकी स्थापना की गई थी, कब उसकी स्थापना हुई थी। तो ये मिलान में भी आते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। एक एक नज़र हम देखेंगे, ज़्यादा डीप इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो जो राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, इन पर हम देंगे। लेकिन ये इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि और किस प्रकार से तैयार हुई है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की। उसके बाद अगर बात करें जो संस्कृत कॉलेज वाराणसी में स्थापित होता है, इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका जो उद्देश्य रहा है वह हिंदू कॉलेज तथा जो हिंदू कानून थे, हिंदू कानून और रीति रिवाजों की भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है संस्कृत कॉलेज ऑफ वाराणसी का। और 1791 में इसकी स्थापना होती है। ठीक हो गया। हिंदू को, यानी कि अब देखो अंग्रेज जो आए ना, यहाँ पर अंग्रेजों का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए या भारतीयों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। भारतीयों के लिए उन्होंने अपना कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने जितने भी कॉलेज यहाँ पे खोले, जितने भी यहाँ पे संस्थाएं खोली गई, उन सभी का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हम क्या कर सकें, लाभ पहुंचा सकें। इसी आधार पे वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े शिक्षित हो जाएं, जिससे उनके साथ हमारा संवाद जो होगा अच्छे से हम कर पाएंगे और जिससे उनका जो है शोषण हम अच्छे से कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे हम आगे देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो मुख्य नीति और रणनीतियां रही हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कि खास तौर पे जो भारतवर्ष में जो आधुनिक शिक्षा है वह आप लोगों को 1600 ईस्वी के बाद ही देखने को मिलती है, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। कंपनी के बाद ही यहाँ पर जितनी भी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उस पर सुधार, तो हम क्या कहेंगे, वो अपने जो लाभ के अकॉर्डिंग ही ये सारी स्कूल कॉलेज वगैरह वो खोला करते थे, ताकि उनको जो है यहाँ के शासन प्रशासन करने में सुविधा मिल सके। उसके बाद अगर हम देखें चौथा जो यहाँ पे कॉलेज स्थापित होता है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जो कॉलेज स्थापित होता है वह होता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। कलकत्ता में ही अधिकतर कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अत्यधिक शिक्षित वर्ग था और जो अंग्रेजों के द्वारा पहला जो अपनी जो राजधानी बनाई गई थी वो कलकत्ता को ही बनाई गई थी। तो इस आधार पे अगर बात करें हम तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 ईस्वी में। अगर इसमें स्थापनाकर्ता का काल अगर देखें, हो गया काल होगा ये, स्थापनाकर्ता का अगर काल देखें, स्थापनाकर्ता जो इसमें रहा है वह लॉर्ड बेलेजली के काल में ये रहा है। ठीक हो गया। लॉर्ड बेलेजली के काल में ही विलियम जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना होती है 1800 ईस्वी में, और ये होती है कलकत्ता में। और अगर बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको यहाँ की जो भारतीय रीति रिवाज थे इसकी शिक्षा प्रदान करना था। ठीक हो गया। क्योंकि जैसे अगर भारतीयों की जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उसके बारे में अगर ब्रिटिश जान लेते तो उससे क्या था कि उनको अच्छे से यहाँ पे कानून व्यवस्था करने में सुगमता होती, जिस आधार पर उन्होंने यहाँ पर ऐसे कॉलेज खोले। और धीरे धीरे जैसे ही इनके द्वारा ये कॉलेज वगैरह खोले गए, यहाँ की रीति रिवाजों के बारे में उन्होंने जाना, तो उसके बाद इनके द्वारा क्या हुआ था कि यहाँ पे जो थे विभिन्न प्रकार के आप लोगों को कॉलेज वगैरह भी देखने को मिले थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शासन अपना जो है वो सुचारू करना भी प्रारंभ किया था। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम अगर हम बात करें, पहली बार भारत में जो चार्टर आए थे वो आए थे 1773 में, क्योंकि 1773 से चार्टर आने प्रारंभ हुए थे और प्रत्येक 20-20 साल के लिए चार्टर अधिनियम जो था वो आया करता था। उसके बाद जो अगला चार्टर आता है वो आता है 1793 में, फिर आता है 1813 में। तो 1813 का जो चार्टर था इसमें मुख्य बिंदु यह था कि शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने की इसकी में बात करी गई थी। ठीक हो गया। यानी कि 1 लाख रुपए खर्च होगा, यह इस चार्टर में प्रावधान था कि शिक्षा पर भारत में 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। और अगर बात करें तो 1 लाख रुपए को खर्च कैसे किया जाएगा, इसका जो व्यय होगा वो किस प्रकार से होगा, इसके लिए जो सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति को कहा गया था लोक शिक्षा पर सामान्य समिति। और इस समिति का जो गठन हुआ था वह 1823 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया। जिनके 1813 में चार्टर आया था जो इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी। इसके लिए इसका जो खर्च होगा किस प्रकार से होगा, इसके लिए एक सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1823 में। जिसके बाद जो ये समिति थी वो कौन सी समिति थी, लोक शिक्षा पर सामान्य समिति के नाम से इस समिति का गठन हुआ था और 1813 में इसका गठन हुआ था। इसका जो उद्देश्य रहा था वो रहा था कि कैसे हम 1 लाख रुपए वो शिक्षा पे खर्च करेंगे। अगर बात करें इस पे जो सदस्यों की संख्या, तो 10 इसमें टोटल सदस्य थे और इस सदस्य इनका जो अध्यक्ष हुआ करता था, इस समिति का जो अध्यक्ष था वह लॉर्ड
मैकाले होगा ये, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो लोक शिक्षा पर सामान्य समिति गठित की गई थी 1823 में। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले का मिनट आता है, यानी कि जिसको हम लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र या निर्णय पत्र भी कहते हैं। तो ये आया था 1835 में। 1835 में आता है लॉर्ड मैकाले का मिनट घोषणा पत्र। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में पश्चिमी जो शिक्षा है और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाएगी, यानी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाएगी। भारत में जो भारतीय वर्ग है वह रक्त, यानी कि भारतीय जो लोग होंगे वह रक्त और रंग से तो भारतीय होंगे, लेकिन नैतिक मूल्य व निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर वो अंग्रेज हो जाएंगे। यानी कि ऐसी शिक्षा देना था लॉर्ड मैकाले का। हमेशा से ही ये उद्देश्य भारत में रहा था कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाए और उसको यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का क्या था, ज्यादा से ज्यादा प्रसार कराना था। क्योंकि वो लोग मानते थे, अंग्रेज जो थे वो यहाँ के जो लोगों की, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको क्या मानते थे, एकदम जीरो मानते थे। वो मानते थे कि हम क्या है, सुप्रीम है, इनकी उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुप्रीम है, ये माना करते थे। और वो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी और वहाँ के जो रीति रिवाज थे, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो संस्कृति थी, उसको वो जो अंग्रेज थे वो भारत में क्या करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। बहुत हद तक उन्हें किया भी। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि हम चाहे बहुत से चीज़ों में हम भारतीय हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ हैं जिन पर हम अभी भी उनका कल्चर क्या है वो अपना के चलते हैं। तो हमेशा से लॉर्ड मैकाले का यही भारत में जो है उद्देश्य रहा है कि भारतीयों को ऐसे, भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना था कि जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उस आधार पर वो क्या हो जाए, अंग्रेज हो जाए। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का ही अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है अधोमुखी निस्संदन का जो सिद्धांत था, इसके तहत क्या था कि जो शिक्षा है वो ऊपरी वर्ग को दी जाए और छन छन के जो शिक्षा है वो नीचे वाले वर्गों को अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। ये इसका उद्देश्य था, यह इसका सिद्धांत था, अधोमुखी जो निस्संदन सिद्धांत था। इसका मतलब ये होता है अधोमुखी निस्संदन, मतलब ऊपरी वर्ग के लोगों को अगर शिक्षा दोगे तो छन छन के नीचे के वर्ग के लोगों को शिक्षा अपने आप ही मिल जाएगी। तो आता है प्रश्न परीक्षाओं में कि अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1813 का जो चार्टर आता है, इसके तहत जो धनराशि आवंटित होती है, पहला जो कॉलेज होता है वो कौन सा होता है, हिंदू कॉलेज होता है। पहला कॉलेज होता है हिंदू कॉलेज, जिसको 1813 के चार्टर के तहत जो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। तो इसमें जो पहला कॉलेज था जिसको ये धनराशि आवंटित हुई थी वो था हिंदू कॉलेज। अगर बात करें इस कॉलेज की, अगर बात करें इस कॉलेज की स्थापना को देखें तो स्थापना हुई थी बंगालियों के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि जो बंगाल के शिक्षित वर्ग थे इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और हिंदू कॉलेज को ही कलकत्ता कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पे इसमें अगर देखें, स्थापना तो बंगालियों के द्वारा की गई थी, लेकिन मुख्य भूमिका में जो रहे थे वो राजा राम मोहन राय इसमें मुख्य भूमिका में रहे थे। और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अगला जो शिक्षा से संबंधित आयोग बन के आता है या डिस्पैच आता है, वो आता है वुड डिस्पैच के नाम से ये जाना जाता है। तो ये आया था 1854 में आता है वुड डिस्पैच। अगर बात करें हम वुड डिस्पैच, तो वुड जो चार्ल्स वुड थे इनके द्वारा ये वुड डिस्पैच लेकर के आया था भारत में। और इसमें जो वुड चार्ल्स वुड थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे, अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो राजनीति मामले को देखता था भारत में। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भारत में व्यापारिक मामला देखा करता था। उसके बाद बात करें अगर भारत में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव हेतु ये समिति बनाई गई थी। भारत में जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित करेगा और इसमें के लिए क्या क्या यहाँ पे उद्देश्य रखे जाएंगे, ये इसके लिए समिति का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। और साथ साथ बात करें तो शिक्षा संबंधी प्रथम प्रयास इसमें किए गए थे वुड डिस्पैच में। शिक्षा संबंधी प्रथम जो प्रयास हुए हैं वो किसमें हुए हैं, वुड डिस्पैच में हुए हैं। 1854 में आया था, इसलिए ये खास हो जाता है। अगर बात करें हम वुड डिस्पैच को ही भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि शिक्षा जो अधिकार पत्र होता है। अगर मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग देखें तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग होता है ब्रिटेन में और ये होता है 1200
1815 में इसका प्रयोग होता है। जो वहाँ के जो राजा थे उसके अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया था 1215 में। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, ठीक हो गया। तो शिक्षा के का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को, जो आया था 1854 में। प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1854 के आसपास कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लेकिन उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर जितनी भी जो प्रथाएं चलाई थी, जितनी भी यहाँ पर मतलब शोषण किया था भारतीयों का, तो उसके बाद जो रिवॉल्ट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको कहते हैं 1857 का, की क्रांति इसमें हुई थी, ठीक हो गया। 1857 की क्रांति होती है उसके बाद। तो इससे ठीक पहले जो डिस्पैच आया था वो कौन सा आया था, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है 1854। तो इसका जो वुड डिस्पैच आया था, इसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। उसके बाद इसने ही पहली बार प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो गांव स्तर पर होगी, और इसके लिए जो सुझाव दिए थे वो दिए थे कि जो गांव में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी गांव स्तर पर, और इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि स्थानीय भाषा के आधार पर ही गांव स्तर पर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये सुझाव दिए थे वुड डिस्पैच के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक यहाँ पे शिक्षा होगा, माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें, माध्यमिक शिक्षा जो रहेगी वो जिला स्तर पर रहेगी, और भाषा जो स्थानीय भाषा के साथ साथ यहाँ पर फिर सेकंड भाषा अंग्रेजी के रूप में जोड़ दी जाएगी। जिनकी प्राथमिक शिक्षा जो रहेगी वो गांव स्तर पर रहेगी और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जिला स्तर की होगी, और साथ ही साथ इसमें जो स्थानीय भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा जो होगी अंग्रेजी को भी इसमें जोड़ने की बात कही गई थी। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा हेतु, फिर जो संबंधी प्रयास जो किए गए थे इसमें शिक्षा हेतु, तो उसके लिए फिर अगर हम देखें, उच्च शिक्षा हेतु कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक हो गया। उच्च शिक्षा हेतु कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोगों को देखने को मिलती है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की इसमें बात कही थी, ठीक हो गया। अगर हम देखें इसमें कि इसमें 5 जो प्रांत हैं, 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग का भी गठन करने की इसमें बात कही गई, ये सुझाव इसमें दिया। अगर 5 प्रांतों को हम देखें तो 5 प्रांतों में इसमें आए थे, कलकत्ता हो गया, कलकत्ता, बॉम्बे हो गया, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, हो गया पंजाब। यहाँ पर लोक शिक्षा विभाग का गठन करने का इसने सुझाव दिया था, और परिणाम ये निकल करके यहाँ पर आया था इसका कि 1857 है, 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक हो गया। इसका जो परिणाम निकल करके आया था, सुझाव तो इसने दिया था कि उच्च शिक्षा हेतु कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और साथ ही साथ इसने कहा था कि 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग का गठन होगा, जिसमें कलकत्ता, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर लोक शिक्षा विभाग का गठन होगा। और साथ ही साथ इसका जो परिणाम निकल करके आया था, फिर 1857 में जो कलकत्ता और मद्रास और बंबई, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है 1857 में। और इसके बाद सरकारी अनुदान सहायता प्राप्त एक कॉलेज स्कूल भी खोला जाता है, जिसको बेथुन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, बेथुन स्कूल। बेथुन स्कूल जो था वो स्त्रियों के लिए पाठशाला स्थापित करना था, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा हेतु ये स्कूल खोला गया था, बेथुन स्कूल, स्त्री पाठशाला भी इसको हम कहते हैं। और अगर बात करें इसकी स्थापना जो होती है 1849 में इसकी स्थापना होती है बेथुन कॉलेज की, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो परिणाम निकल करके अगला आता है कि बिहार के पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और इंजीनियरिंग जो कॉलेज है रुड़की, इसकी भी स्थापना होती है, किसके तहत, वुड डिस्पैच के तहत, ठीक हो गया। इसके प्रस्तावों, इसके सुझावों के आधार पर ही इन जो कॉलेज हैं इनकी स्थापना होती है। उसके बाद अगला आयोग अगर देखें तो हंटर आयोग जो आता है वो 1882 में आता है, हो गया। हंटर आयोग आता है 1882 में, और इसका जो उद्देश्य था हंटर आयोग का, वह था भारत में प्राथमिक, माध्यमिक जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, यानी कि इसके लिए सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था।
इनकी इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा है, भारतीय जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, इस पर सुधार करना और सुझाव देना। और इस टाइम पे जो अगर देखें, हंटर आयोग जो आया था, इस समय वायसराय जो हुआ करते थे वो लॉर्ड रिपन के समय में ये हंटर आयोग आया था, और जिसमें प्राथमिक शिक्षा जो होगी गांव स्तर पर, और स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे। इनके स्थानीय भाषा में दी जाएगी और उपयोगी विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे। और जो माध्यमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा जिला स्तर की रहेगी, और इसमें जो जिला स्तर की तो रहेगी, जिसमें शिक्षा दो प्रकार की रहेगी, यानी शिक्षा जो होगी दो प्रकार की रहेगी। पहली तो जो शिक्षा दी जाएगी वो साहित्य शिक्षा दी जाएगी, साहित्य, और दूसरी जो शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी वो दी जाएगी व्यावसायिक, व्यावसायिक। इनकी माध्यमिक शिक्षा जो होगी साहित्य और व्यावसायिक। जो पढ़ने में जो बच्चे अच्छे होंगे उनको तो आगे जाकर के विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा देखने को मिलेगी, जो साहित्यिक शिक्षा होगी। लेकिन जो पढ़ने में इतने ठीक ठाक नहीं थे तो उनको इंटर तक जो व्यावसायिक शिक्षा देने के बाद उनको व्यवसाय हेतु सक्षम बनाना और उनको फिर व्यवसाय पर लगाने हेतु ये शिक्षा दी जानी थी। इसमें ये सुझाव दिए गए थे, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके बाद अगला जो आयोग आता है वो आता है रेले आयोग, जो आता है 1902 में। 1902 में आता है रेले आयोग। और इस टाइम पे अगर बात करें, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो रेले आयोग आया था। उसके बाद इसका अगर उद्देश्य देखें तो भारत में जो राष्ट्रवाद उस टाइम पे बढ़ रहा था, क्योंकि 1885 में हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद जो है वो उसकी मुख्य भूमिका आप लोगों को देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही राष्ट्रवाद यहाँ पे बढ़ रहा था, तो उसके लिए भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको पर नियंत्रण लगाने हेतु विश्वविद्यालय हेतु सुधार एक सुझाव दिया जाना था। तो इसके लिए रेले आयोग का गठन किया गया था। रेले आयोग आया था और आयोग ने जो सुझाव दिया था, इसके लिए जो अधिनियम पास हुआ था उसके बाद 1904 में ये अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम जो हम कहते हैं 1904 का। ठीक हो गया। रेले आयोग ने तो अपना सुझाव दे दिया था कि इसके लिए नियंत्रण लगाने होंगे और इसके लिए सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था, उसके लिए सुझाव दिए। उसके बाद सुझाव देने के बाद इसका एक आयोग पास हुआ था और आयोग आया था जो विश्वविद्यालय जो अधिनियम था 1904 में। विश्वविद्यालय जो अधिनियम था 1904 में जो अधिनियम आया था, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डीपली तो नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बात करें जो सीनेट था, सीनेट जो विश्वविद्यालय होंगे उनका जो उच्चतर जो कुलपति उसका रहेगा वो सीनेट का पद था। ठीक हो गया। तो सीनेट में जो पहले 50 से 100 इसमें जो संख्या कर दी थी। ठीक हो गया। सीनेट का जो सदस्यों की संख्या थी 50 से 100 इसमें कर दी थी। ठीक है। 50 से 100 सीनेट की संख्या कर दी थी। और इसका कार्यकाल अगर बात करें सीनेट का तो 6 वर्ष का इसमें रखा था। ठीक हो गया। और सीनेट के जो निर्णय थे, निर्णयों पर वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि सीनेट के निर्णयों पर सरकार वीटो का प्रयोग अपना कर सकती है, यानी कि जो सीनेट है वह अपना जो है आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकती है। अगर चाहे तो सरकार उसमें वीटो का प्रयोग कर उसको खारिज कर सकती थी। ठीक हो गया। तो इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि यह भारतीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम था। ठीक हो गया। ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। जो कोड होते हैं, कोड वर्ड होते हैं, इनको पूछ लेता है आयोग कभी कभी कि किस अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा था। तो ये कहा था विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का, जो किसके सुझावों पर आया था? रेले आयोग के सुझावों पर आया था। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सैंडल आयोग। तो सैंडल आयोग जो आया था वो आया था 1907 में। ठीक हो गया। सैंडल आयोग आया था 1907 में और ये आया था चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक हो गया। इस टाइम जो वाइसराय हुआ करते थे चैम्सफोर्ड थे भारत के। और अगर बात करें इस टाइम के जो इसका कार्य था वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु ये सुझाव देना इसका क्या था? मुख्य कार्य था। ठीक हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो उस टाइम पे जो भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं उस टाइम पे कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय का पर जो कार्य थे इसके सुधार हेतु सुझाव देना इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसका मानना था कि विश्वविद्यालय हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार हो। यानी कि ये जो सैंडल आयोग था इसका कहना था कि अगर विश्वविद्यालय में सुधार करना है तो पहले प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना अनिवार्य होगा, उसके बाद हम जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उस पर सुधार कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है जिसमें विषयों का बंटवारा कर दिया गया था, और जैसे कि यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया था 1919 में, जिसमें जो हस्तांतरित विषय थे वो प्रांतों के पास थे और आर्थिक विषय जो थे वो केंद्र के पास थे, अंग्रेजों ने अपने पास रखे हुए थे। तो इसमें जो शिक्षा थी, शिक्षा में विषयों का बंटवारा करने के साथ साथ शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया था, यानी कि प्रांतीय विषय शिक्षा को बनाया गया था, प्रांतों को इसका अधिकार दे दिया था, और शिक्षा विभाग का जो उत्तरदायित्व था वह किसको सौंप दिया था, वह सौंप दिया था प्रांतों को। ठीक हो गया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आया था। तो ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा को प्रांतीय विषय का प्रांतीय विषय में कब शामिल किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में किया गया था। उसके बाद अगला आयोग देखेंगे हार्टोंग आयोग। अब बहुत से इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हंटर आयोग और हार्टोंग आयोग। हंटर आयोग आया था 1882 में, हंटर आयोग आया था 1882 में, और हार्टोंग आयोग था वो आया था 1929 में। ये आप लोग ध्यान दें। इस समय पे जब हार्टोंग आयोग आया था, इस समय पे भारतीय शिक्षा में बहुत सी गिरावट आ चुकी थी, यानी कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से चरमरा चुकी थी। तो इसने सुझाव अपना दिया था कि जो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है, इस अनिवार्य शिक्षा को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसको समाप्त किया जाए और माध्यमिक शिक्षा के बाद केवल योग्य छात्र ही पढ़ें। इसने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसके बाद सिर्फ योग्य अभ्यर्थी ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया, योग्य अभ्यर्थी ही पढ़ेंगे, अन्य अभ्यर्थी को आगे को पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, ये इसने सुझाव दिया था। उसके बाद जो अगला आयोग हम देखते हैं वो देखते हैं वर्धा आयोजन। ठीक हो गया, वर्धा में आयोजन होता है 1937 में। ठीक हो गया, यानी कि वर्धा राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन, इस सम्मेलन में जो अध्यक्षता की थी गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इस आयोग में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्धा जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक हो गया, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, वर्धा में हुआ था 1937 में। इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक हो गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा अपना जो साप्ताहिक पत्र इनके द्वारा जारी किया गया था 1933 में। ठीक हो गया, 1933 में इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र जारी किया गया था जिसको कहा गया था हरिजन। हरिजन नाम से इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र जारी किया गया था, और इसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा सुधार संबंधी लेख इनके द्वारा इसमें लिखा गया था हरिजन में। ठीक हो गया, तो ये भी पूछता है कि भारत में शिक्षा संबंधी जो लेख है वो किस पत्रिका में महात्मा गांधी जी के देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है हरिजन में। ठीक हो गया, और ये लिखी गई थी 1933 में, ये भी देख लें। और इस सम्मेलन में शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम बनाने हेतु भी समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया, समिति का गठन हुआ था और जिस समिति का नाम रखा गया था जाकिर हुसैन समिति। ठीक हो गया, जाकिर हुसैन समिति करके समिति का गठन किया गया था वर्धा जो आयोजन हुआ था 1937 में। उसके बाद अगर हम देखें अगला जो आयोग आता है वो आता है सार्जेंट आयोग। इसको थोड़ा से ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये स्वतंत्रता से ठीक पहले आया हुआ आयोग है, तो इससे हो सकता है प्रश्न पूछ ले, क्योंकि रिलेट करते हुए पूछेगा तो अगर यहाँ से पूछ सकता है। तो इसमें जो सुझाव था यह दिया गया था कि यह शिक्षा संबंधी प्रथम आयोग था, जिनकी शिक्षा संबंधी प्रथम आयोग थे जिसने प्री प्राइमरी, ठीक हो गया, जिसने प्री प्राइमरी से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि का सुझाव दिया था। यानी कि प्री प्राइमरी हो गया, उच्च शिक्षा हो गया और जो तकनीकी शिक्षा हो गया, इस पर प्रथम बार जो सुझाव दिया था वह किसके द्वारा, सार्जेंट आयोग 1944 के द्वारा किया गया था। इसने जो अपना सुझाव दिया था संपूर्ण शिक्षा सुधार हेतु गठित ये समिति थी। यानी कि जो संपूर्ण शिक्षा है, चाहे प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो या उच्च शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, तो इन सब के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया था संपूर्ण शिक्षा हेतु। इसने सुझाव दिया था कि 3 से 6 वर्ष तक की शिक्षा जो होगी वो प्री प्राइमरी रहेगी। इसको देख लें क्योंकि थोड़ा सा इसमें इसने जो है वो छात्र का कैटेगराइजेशन भी इसमें किया है। तो इसमें हम देखते हैं 3 से 6 वर्ष के लिए इसने कहा था कि जो सार्जेंट आयोग था इसने कहा था 3 से 6 वर्ष के प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाएगी, उसके 6 से लेकर के 11 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा देने की इसने बात कही थी, और उसके बाद 11 से लेकर के 17 वर्ष तक 2 प्रकार की इसने शिक्षा देने की बात कही, व्यावसायिक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा। जिनकी 11 से लेकर के
जो 17 वर्ष होंगे इसके बीच में विद्यालयी शिक्षा और विद्या शिक्षा इसमें दी जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा इसमें देने की बात कही। और इसने ही कहा था कि जो उच्च शिक्षा होगी वह 3 वर्ष की होगी। तो हो गया, पहली बार इसने जो है शिक्षा का कैटेगराइजेशन किया, जिसमें इसने 3 से लेकर के 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी की बात करी, 6 से लेकर के 11 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात की, और 11 से लेकर के 17 वर्ष तक इसने जो व्यावसायिक शिक्षा है इसको देने की बात करी, और 3 वर्ष की जो उच्चतर जो शिक्षा रहेगी वो 3 वर्ष की होगी करके इसने अपना प्रस्ताव पारित किया। और इसने कहा है कि जो व्यावसायिक शिक्षा होगी 20 वर्ष की आयु तक पूरा करना अनिवार्य होगा। ये मेन है, ठीक हो गया। इनकी 20 वर्ष की आयु तक जो व्यावसायिक शिक्षा है वह पूर्ण करना अनिवार्य होगा। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वह आगामी 40 वर्षों के अंतर्गत यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सभी जगह पर लागू करने की इसने बात कही थी। इनकी 40 वर्ष, आगामी 40 वर्ष में ये पूर्ण रूप से पूरे जो भारतवर्ष है वहां पर इस प्रकार की शिक्षा लागू करने की इसने बात कही थी सार्जेंट आयोग के द्वारा। तो ये थे भारत आज़ाद होने से पहले के आयोग, जो भारत में शिक्षा हेतु जो सुधार किए गए अंग्रेजों के द्वारा, उसको हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर इसमें आगे को हम देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए हम इसमें ही रखते हैं। आज से अब रोज जो क्लास रहेगी वह शाम 4 बजे देखने को मिलेगी। तो हो गया, शाम 4 PM पे आप लोगों को रोज पर डे हमारे इसी चैनल पे क्लासेस देखने को मिलेगी। प्रवक्ता शिक्षक भर्ती होनी है उसके लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसकी क्लासें रोज 4 बजे आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।